जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो इसमें देखिए राष्ट्रीय और साथ ही वैश्विक स्तर पर उभरती हुई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं। तो ये तो समझ लिए लोग। तो ये एक चीज़ समझिएगा कि पर्यावरण होता क्या है। तो जैसे कि आप आस-पास में देखिएगा तो बहुत सारा सजीव और निर्जीव भी मिलेंगे। जैसे कि आप टेबल, कुर्सी, पेन, मोबाइल, ये सब जितना चीज़ देख रहे हैं ये आपका निर्जीव में आ जाएगा। और देखिएगा उसके बाद कि आस-पास में जैसे कि हम, एक तो आप खुद होंगे, फिर आपके परिवार वाले, उसके बाद देखिएगा कि बहुत सारा जीव-जंतु जितना है, पादप इसमें भी आ जाएगा लोग, पेड़-पौधा। तो ये सब सजीव में आता है लोग। तो निर्जीव और सजीव के बीच के जीवन के दोनों के भिन्नताएँ कहिए या समानताएँ कहें, उन्हीं के अध्ययन जो किया जाता है, तो उसे, और उन्हीं के जो एक वातावरण बनता है उसी को पर्यावरण बोला जाता है और अध्ययन किया जाता है। तो पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत आएगा। और उसका संरक्षण अगर किया जाए, कोई स्पेसीज है, पेड़ भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, छोटा जानवर भी हो सकता है, तो उसका संरक्षण किया जाए, यानी कि अगर उसे दुनिया में विलुप्त होने का खतरा हो तभी संरक्षण किया जाएगा, तो उसे बोला जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वो आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि भारत के संविधान में भी ऐसे व्यवस्था किया गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए। और देखिए कि महात्मा गांधी जो फादर ऑफ इन भारत हैं, तो उनके द्वारा भी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। और उस स्थिति में सबसे पहले देख लिया जाए कि संविधान में क्या क्या व्यवस्था किया गया है। तो संवैधानिक अगर स्थिति का बात किया जाए, तो भारतीय संविधान के भाग 4 देखिए कि डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्यों को ये बताता है कि क्या करना चाहिए। तो इसमें आपका आर्टिकल कितना आ जाएगा, 36 से लेके 51 के बीच में आता है। तो इसमें आर्टिकल 48 के ए या अनुच्छेद 48 के क, जिससे देखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। और यह मूल रूप से संविधान में नहीं था, यानी कि पर्यावरण संरक्षण, लेकिन इसमें जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य सरकार को आदेश देता है कि वो पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करने के प्रयास करें तथा देश के वनों और वन जीवों की रक्षा करें। तो ये बताया गया है। तो ये तो आप याद रखिएगा कि आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 48 के क में ये दिया गया है। और ये कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया और 1976 में। इसके बाद देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य में भी आता है। तो हाँ, मौलिक कर्तव्य के भाग क के अंतर्गत आता है। और देखिए कि मौलिक कर्तव्य जो है 51 के 1, तो आर्टिकल 51 के 1 या अनुच्छेद 51 के 1 कहिए, जिसमें उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वन, झील, नदी, वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उन्हें बेहतर बनाए तथा जीवित प्रणालियों के प्रति दया भाव बनाए रखे। तो ये आपका बताया गया है। तो देखिए कि मौलिक, यहाँ पे आपका क्या है, डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देश। तो ये राज्यों को नीति निर्देश बनाने में सहायता करता है। और मौलिक कर्तव्य, जो देखिए कि संविधान किसी नागरिक को बहुत सारा अधिकार देता है, उसके बदले में एक मौलिक कर्तव्य पालन करने के लिए भी वो बोलता है। और मौलिक कर्तव्य 11 प्रकार का होता है। तो ये तो हम लोग देखे हैं लोग भाग क के अंतर्गत। तो ये संविधान जब हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, तो उसमें देखे हैं लोग। यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि पर्यावरण से संबंधित ये कौन सा है। तो आर्टिकल 48 के क, और उसके बाद आर्टिकल 51 के क, ये याद रखिएगा। पर्यावरण सुरक्षा भविष्य की सुरक्षा है, ये टैगलाइन है। तो यहाँ पे देखिए कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो ये हम तो ऐसे भी जान रहे हैं कि पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे तो जैव विविधता में असंतुलित व्यवस्था हो जाएगा और जीवन जो है धीरे धीरे नष्ट हो सकता है। देखिए कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है। अगर इसको ऐसे देखा जाए तो जीवन के लिए आवश्यक है, संसाधनों के लिए भी, और ये आवश्यक है, संसाधनों की भी रक्षा करना चाहिए। तो अगर पर्यावरण का रक्षा नहीं करेंगे, देखिए कि हम लोग जो है पर्यावरण पे ही डिपेंड है। हम लोगों का खाना हो गया, कपड़ा हो गया, या जो भी चीज़ है, ये सब हम तो पर्यावरण से ही ले रहे हैं। तो अगर उसका सुरक्षा नहीं करेंगे लोग, तो हम लोग को मिलेगा नहीं, धीरे धीरे हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। संसाधन के रक्षा करना है, संसाधन का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना से काम चल जाए। जलवायु परिवर्तन को रोकना, देखिए कि जो इंसान है, मनुष्य, अपने स्वार्थ के लिए
पर्यावरण का इतना क्षय कर रहा है कि धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। बहुत ज़्यादा देखिए कि एसी कूलर पेड़ पौधा लगाने के जगह पे इंसान एसी कूलर का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा है, और एसी के उपयोग से देखिए कि CFC गैस जो निकलता है, ये आपका ओजोन जो परत होता है उसे नष्ट कर रहा है। अगर उसे नष्ट कर देगा तो उसके बाद क्या होगा कि पारावैंगनिक किरण डायरेक्ट आपका ये पृथ्वी के जो धरातल है यहाँ पे टकराएगा और जैव विविधता को नष्ट कर सकता है। तो पर्यावरण के संरक्षण करने के लिए पर्यावरण के साथ मित्रता करके और उसी के अनुसार अपना आगे का जीवन का जो भी नियम कानून बनाना है तो उसमें समन्वय होना चाहिए। जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। जैव विविधता यानी कि जीव जंतु पेड़ पौधा जितना चीज़ है इन लोगों का संरक्षण करना चाहिए। इन्हीं लोगों से हम लोगों का बहुत सारा चीज़, और देखिए कि वातावरण का संतुलन बना रहता है। वर्तमान और भविष्य के पीढ़ियों में कि स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करना। तो देखिए कि अगर संरक्षण नहीं किया जाएगा तो आने वाला पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। तो देखिए कि वो लोग सबसे ज़्यादा कठिनाई सहेंगे। लोग बर्बाद करने वाला तो बर्बाद करके उसके बाद उसका देहांत हो जाएगा, लेकिन जो पीढ़ी आएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला जो पेज देखा जाए, इसमें हम लोग को देखना है पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ और क्यों हुआ होता है। तो क्यों होता है ये तो हम लोग समझ ही रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए ही हुआ होगा। और 5 जून 1972 को हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। और स्टॉकहोम आपका पड़ेगा स्विट्जरलैंड में। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन के नाम से भी ये जाना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। वर्ष 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद भारत सरकार पर्यावरण और संबंधित मुद्दों की देखभाल के लिए एक नियामक निकाय की स्थापना करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के भीतर 1972 में पर्यावरण नीति और योजना के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण नियोजन और समन्वयन समिति की स्थापना की गई। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नियोजन और समन्वयन समिति की स्थापना कब किया गया। तो 1972 में किया गया। इस सम्मेलन के अंतर्गत यूनेप का गठन किया गया। तो यूनेप का गठन किस सम्मेलन के तहत किया गया। तो स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत किया गया। यहाँ पे यूनेप के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये याद रखिएगा। इसका स्थापना 1972 में हुआ, और ये संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास को बढ़ावा देता है। तो ये आप याद रखिएगा। फंड भी उपलब्ध कराता है। भारत का अगर बात किया जाए तो देखिए कि पर्यावरण वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मिलकर इस क्षेत्र के नियम कानून बनाते हैं। तो पर्यावरण से संबंधित कौन सा मंत्रालय नियम कानून बनाता है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो ये आप याद रखिएगा, पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ मिलकर बनाता है। इसके बाद अगर देखिएगा कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। तो पहला उद्देश्य देखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार, मानवीय स्वास्थ्य की रक्षा, सतत विकास को बढ़ावा देना, जैव विविधता का संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण। तो देखिए कि वायु प्रदूषण हो गया आपका, साथ में आप देखिए ध्वनि प्रदूषण, ये जल प्रदूषण, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन सब के सुरक्षा के लिए ये सब बनाया जाता है। प्रमुख अधिनियम अगर देखा जाए कि कब कब ये इसके बारे में अधिनियम आया है। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा 1972 में लाया गया। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम 2000 में लाया गया। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में लाया गया है। इन सभी के बारे में एक एक करके देखा जाएगा, लेकिन ये VVI है तो ऐसे पहले सबसे पहले ये डेट आप याद रखेगा। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण विनियम अधिनियम 2000 में आया। जैव विविधता आप याद रखिएगा 2002, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में लाया गया। तो ये सभी से क्वेश्चन पूछता है। अब थोड़ा सा आगे देखा जाए,
तो यहाँ पे देखिएगा, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। वन जीवों की सामान्य एवं संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखने तथा उन्हें लुप्त होने एवं अवैध शिकार से बचाने के लिए ये लाया गया। परियोजना इसमें देखिए कि कौन कौन परियोजना आया है। तो कस्तूरी मृग 1970 में ये लाया गया। इसमें देखिए कि कस्तूरी मृग के प्राकृतिक संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से केदारनाथ अभयारण्य जो उत्तराखंड में पड़ेगा, इसकी शुरुआत किया गया था। तो ये याद रखिएगा, कस्तूरी मृग के लिए कब परियोजना लाया गया, 1970 में। और केदारनाथ अभयारण्य, तो केदारनाथ से आप लिंक करके याद रखिएगा, उत्तराखंड में है। प्रोजेक्ट हंगुल ये भी 1970 में लाया गया। जम्मू कश्मीर में लुप्त प्राय कश्मीरी हंगुल के बचाव और संरक्षण के लिए। देखिए कि कश्मीरी हंगुल जो हिरन है, तो इसका शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उससे बचाने के लिए ये लाया गया। गिर परियोजना 1972, ये आपका गुजरात में पड़ेगा। एशियाई शेर के बचाने के लिए ये लाया गया। और ये देखिए कि एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जिसमें एशियाई शेर मिलता है। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में लाया गया। कछुआ संरक्षण उड़ीसा सरकार द्वारा भीतरकनिका अभयारण्य में लाया गया। तो ये आप याद रखिए, भीतरकनिका अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये आपका उड़ीसा में है। उडले कछुआ जो है, उडलबी या उडले कछुआ, ये कहीं कहीं पे मिलता है। तो ये देखिए कि हर साल यहाँ पे आता है लोग उड़ीसा में अपना अंडा देने के लिए। तो ये आपसे लिंक करके क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर देखिएगा, भारत में लुप्त बाघों की सुरक्षा के लिए 1973 में लाया गया। और संरक्षण के लिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो आपका उत्तराखंड में है, यहाँ से शुरू किया गया था। अभी देखिए कि आपका 53 टाइगर रिजर्व हो गया है, 53 और 4 अभी और बढ़ा है, तो 57 हो गया है। तो ये आपको जब एग्ज़ाम से पहले अपडेट करके जाइएगा कि कितना हुआ है। और इसके बाद अगला जो पेज देखेंगे लोग, इसमें देखिएगा प्रोजेक्ट आपका क्रोकोडाइल। तो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, इसकी शुरुआत 1975 में किया गया। उद्देश्य है भारत में मगरमच्छ की लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना। प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट देखिएगा कि ये कहाँ से कब लाया गया, तो ये आपका 1992 में लाया गया। हाथियों के उनके आवास और उनके गलियारों का संरक्षण करना। यह परियोजना हाथियों से संबंधित मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने पर भी केंद्रित करता है। और हाथी मेरा साथी एक योजना है जो कि इनके द्वारा ही लाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ये 2009 में लाया गया। उद्देश्य है हिमालय क्षेत्र में रहने वाले तेंदुओं का संरक्षण करना, तो ये आप याद रखिएगा। प्रोजेक्ट राइनो याद रखिएगा, 2005 में लाया गया। इसका उद्देश्य है एक सींग वाले गेंडे का आबादी को बढ़ाना और उन्हें विशेषकर असम के काजीरंगा में सुरक्षित रखना। तो देखिए कि आपका असम और पश्चिम बंगाल में एक सींग वाला गेंडा मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। बाइसन जो वन्यजीव अभयारण्य है उसमें भी मिलता है पश्चिम बंगाल में, और काजीरंगा तो फेमस ही है इसके लिए। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में लाया गया। गंगा और सिंधु नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिनों, विशेषकर गंगा डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, तो इसके रक्षा के लिए लाया गया। और देखिए कि पटना और भागलपुर में इसके संरक्षण के लिए केंद्र भी बनाया गया है, तो ये याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब लाया गया, तो 1975 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया, 1992 में। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में लाया गया। प्रोजेक्ट राइनो 2005 में लाया गया। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में लाया गया। तो ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है और मिला के भी पूछ सकता है। अगला देखेंगे पेज, तो इसमें देखिए कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम से संबंधित। यहाँ पे देखिए जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तथा देश में जल की स्वच्छता को बनाए रखना या बहाल करने के लिए लागू किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। इस अधिनियम में 1988 में संशोधन किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम में कब संशोधन किया गया, तो 1988 में। तीसरा जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980, यह बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को रोकने के लिए एवं अधिनियमित करने के लिए ये लाया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा के लिए वायु प्रदूषण को रोकने, नियंत्रण करने और कम करने के उद्देश्य से लाया गया है। इस अधिनियम के तहत प्रदूषित नियंत्रण और किसी भी औद्योगिक
संयंत्र की स्थापना और संचालन के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति की आवश्यकता होता है। तो ये स्टेटमेंट आप जरूर याद रखिएगा। देखिए कि मनुष्य की एक सुनने की क्षमता होता है, जिसमें देखिए कि मनुष्य आपका 20 डेसिबल से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये आपका वायु प्रदूषण के अंतर्गत रखा जाता है। और देखिए कि आपका 100 से ज़्यादा हो जाता है, 100 हर्ट्ज से, तो ये आपके इंसान के लिए खतरा हो जाता है, ये वायु प्रदूषण में आ जाता है। और इसके लिए आप देखिए कि बहुत सारा नियम कानून बनाया गया है कि शहरी क्षेत्रों में 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाया जा सकता है। तो ये सब बहुत सारा ऐसे नियम मिलता है। तो आगे तो हम लोग देखेंगे लोग ही अगला चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में। और इसके बाद देखिए कि वन, ये आपका वायु प्रदूषण हो गया। तो अगला जो हम लोग देखेंगे लोग, इसमें देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1988। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1988 नहीं 86 है, सॉरी। यहाँ पे देखिए कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। यह अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार से संबंधित है। इस अधिनियम को छाता विधान या अम्ब्रेला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपका नागपुर में पड़ेगा, महाराष्ट्र में। ये याद रखिएगा। देखिए कि 1984 में आपका 3 दिसंबर और 2 दिसंबर के रात में, तो 3 दिसंबर हो रहा था, आपका मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस यहाँ से रिझाव होता है। और देखिए कि हजारों व्यक्ति उसके कारण मारे जाते हैं। उसी के बाद ये नियम लाया गया था। तो ये आप जरूरी याद रखिएगा कि उसमें से भोपाल गैस त्रासदी में से कौन सा गैस निकला था, तो मिसाइल आइसोसाइनाइट। यहाँ पे देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और 2025 का थीम क्या है, तो प्लास्टिक प्रदूषण को हराना और समाप्त करना। 2026 का हम लोग करंट अफेयर में पढ़ें, तो 25 और 26 दोनों याद रखना है। अगला देखेंगे ध्वनि प्रदूषण विनियामक एवं नियंत्रण अधिनियम 2000। ध्वनि के संबंध में परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से ध्वनि उत्पादन और सृजन स्रोत को विनियमित और नियंत्रित किया गया, ताकि शांत वातावरण और स्वस्थ जीवन बने रहे। इसके बाद अगर देखा जाए तो आगे देखिएगा, इसमें जैव विविधता अधिनियम 2002। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जलीय पारिस्थितिकी, जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। और इसी के संरक्षण हेतु ये अधिनियम अस्तित्व में आया था। देखिए जैव विविधता वाले क्षेत्र, एक हॉट स्पॉट क्षेत्र होता है जिसमें आपका हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और सुंदरलैंड आ जाएगा। हॉट स्पॉट क्षेत्र उसे बोला जाता है जहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हो, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो। उसके बाद देखिए समुद्री जैव विविधता, यानी समुद्र के अंदर जो जैव विविधता रहता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैव भौगोलिक क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, गंगा का मैदान, मरुस्थल, द्वीप समूह, ट्रांस हिमालय, ये सब आपका भारत का भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पे जैव विविधता अच्छा खासा मिलता है। और हॉट स्पॉट जरूर याद रखिएगा कि भारत का हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन आ जाएगा, तो हिमालय क्षेत्र आ जाएगा। इंडो बर्मा क्षेत्र जो आपका पूर्वोत्तर भारत का सीमावर्ती क्षेत्र है, उसे बोला जाता है। पश्चिमी घाट आ जाएगा, जो आपका केरल का तटीय जो भाग है, वहाँ पे शांत घाटी हो गया। और बहुत सारा देखिए कि संकीर्ण जंगल मिलता है और वहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा मिलता है। सुंदरलैंड हो जाएगा, अंडमान निकोबार, ये सब आसपास में। तो ये आप याद रखिएगा। भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल नलूर इमली बाग, ये कर्नाटक में पड़ेगा। 2007 में इसे बनाया गया था। भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता स्थल कौन सा हो जाएगा, तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। और एनजीटी देखिए कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इससे ये संबंधित है और ये 2010 में लाया गया था। पर्यावरण का शत्रु यूकेलिप्टस का पेड़ ये होता है। इसका कारण क्या होता है कि ये जहाँ पे भी लगाया जाता है, वहाँ का नीचे का जो पानी होता है उसे ये बहुत ज़्यादा सोख लेता है, तो फिर वहाँ पे समस्या हो जाता है। इसे भारत में सफ़ेदा के नाम से जाना जाता है। आप सफ़ेदा का पेड़ देखे होंगे, रेलवे लाइन के आसपास में लगाया जाता है। सफ़ेद सफ़ेद होता है और बहुत लंबा होता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। 2026 में इसका थीम है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पे कार्य करना। तो ये थीम थोड़ा सा याद रख सकते हैं।
इसके बाद देखिएगा पर्यावरण संबंधित संगठन, पहला में देखिए IUCN, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या करता है, तो रेड डाटा बुक जारी करता है। और इस बुक में देखिएगा कि जो भी पशु हो गया, पादप हो गया, पक्षी हो गया, जानवर हो गया, अगर उनका अस्तित्व खतरे में है तो उसी आधार पे रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। और इसमें 3-4 प्रकार का होता है रेड डाटा बुक, येलो, ग्रीन, ऐसे करके। देखिए कि इसका लक्ष्य क्या है, विश्व के सबसे निकट पर्यावरण और विकास संबंधित चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करने के लिए यह संगठन रेड डाटा बुक जारी करता है। स्थापना 1948 में हुआ था। मुख्यालय इसका ग्लेन में है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ेगा, तो इतना जरूर याद रखिएगा। यूनेप देखिएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हिंदी में बोला जाता है। स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था। तो देखिए कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसी के कारण। मुख्यालय इसका नैरोबी में है, जो केनिया में पड़ेगा। यह संगठन पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान करता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, 500 पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद देखिए WWF, यह अपने संरक्षण, लुप्तप्राय स्थान की रक्षा करने और वैश्विक खतरों से निपटने के दिशा में निर्देश करते हुए पूरे विश्व के वन जीवों, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए समर्पित संस्था है। तो ये याद रखेगा, वर्ल्ड वाइड फंड। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये पृथ्वी की अपनी सभी विविधता में जीवन को पोषित करने की क्षमता, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई रोकथाम करने में ये सहायता करता है। इसकी स्थापना 1971 में हुआ। हेड क्वार्टर एम्स्टर्डम में पड़ेगा, जो नीदरलैंड में आपका है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए कि पर्यावरण का जो सेकेंड ये चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। तो इसे यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।